नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राहुल द वे ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और जब तक आवश्यक ना हो घरों में ही रहें। तो दोस्तों, आइए अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास का यह हमारा 5वां लेक्चर है। और आज हम इसमें देखेंगे गुप्त वंश के बारे में या गुप्त काल के बारे में। तो गुप्त काल की अगर बात की जाए तो गुप्त काल का जो संस्थापक है, तो सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि गुप्त काल वंश का उदय कैसे हुआ। तो जब कुषाण वंश का पतन के बाद, जब कुषाण वंश का पतन हो गया, तो उसके बाद मध्य प्रदेश में या मध्य भारत में जो गुप्त वंश है उसका उदय हुआ। अगर बात की जाए तो गुप्त काल को कला और संस्कृति का और साहित्य का स्वर्णयुग काल कहा जाता है। और अगर बात की जाए कि ये कहाँ से आए हैं, गुप्त लोग कहाँ से आए हैं, तो ये पूर्व में जो कुषाण वंश थे उनके सामंत हुआ करते थे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके संस्थापक कौन हैं। तो अगर संस्थापक की बात की जाए तो इसके संस्थापक श्री गुप्त हैं, जिन्होंने 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की। अब गुप्त वंश के बहुत सारे राजा हुए हैं, लेकिन हम चूँकि मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो जिन राजाओं के महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में, हम उनके बारे में थोड़ा डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। अगला पॉइंट है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि किसके द्वारा सर्वप्रथम या किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। तो यह जो लेखक है या स्मिथ, उनके द्वारा इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया। अगर समुद्रगुप्त की बात की जाए तो समुद्रगुप्त को और भी बहुत से नामों से जाना जाता था, जिसमें हम उन्हें भारत का नेपोलियन, कविराज, पराक्रमांक, व्याघ्र पराक्रमांक, अश्वमेघ कर्ता और धर्म प्रचारक बंधु, ये भी इनके उपाधियाँ प्राप्त थी इन्हें। और अगले पॉइंट की ओर बढ़ जाते हैं। तो समुद्रगुप्त को दक्षिण विजय के लिए जाते हुए विदिशा में शक सामंत श्रीधर वर्मन पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया। इस पराजय के उपलक्ष्य में उन्होंने सागर में एरन स्मारक का निर्माण करवाया, जिसे हम एरन अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। एरन स्मारक में सर्वप्रथम हमें सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब जब हमें एरन अभिलेख में सती प्रथा के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, समुद्रगुप्त गुप्त वंश के चौथे राजा और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। अर्थात यह चंद्रगुप्त जो प्रथम थे उनके पुत्र थे, तथा इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट कर ली थी, तो पाटलिपुत्र में इन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट कर ली थी। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला बिंदु है, इसका शासन प्राचीन भारत का स्वर्ण युग की शुरुआत कही जाती है। तो अगर प्रश्न बनता है कि जो स्वर्ण युग काल की शुरुआत किस राजा के शासनकाल में हुई, तो हमारा जवाब रहेगा समुद्रगुप्त के समय पर। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला बिंदु है, समुद्रगुप्त एक उदार शासक, वीर योद्धा, संगीतज्ञ और कला का संरक्षण था, तथा इसका नाम जावा पाठ में तंत्रिक मंदका के नाम से प्रकट होता है। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे कि हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी भी था। आगे बढ़ जाते हैं और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था,
चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने अपनी राजधानी उज्जैन को बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि भारत में 14 विक्रमादित्य हुए हैं, जिसमें से सबसे अधिक शक्तिशाली या प्रसिद्ध विक्रमादित्य यही विक्रमादित्य हुए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जो कि अब तक के सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य कहलाए। जैसा कि ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ जाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा से शकों को पराजित कर दिया था, जिसके कारण इतिहास में इसे शकारी के नाम से भी जानते हैं। तो हमें एक और नाम पता चल गया इनका, या एक और उपाधि कह सकते हैं चंद्रगुप्त की, कि उन्हें शकों को हराने के कारण शकारी के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को उज्जैन और पाटलिपुत्र का स्वामी भी कहा गया था। अब दोस्तों, ये तो हो गई बात गुप्त काल की। अब गुप्त काल में जो कि चंद्रगुप्त, जिनका संबंध हमारे उज्जैन मध्य प्रदेश से रहा है, तो उनके बारे में कुछ और फैक्ट है जो हम जान लेना चाहिए, ताकि वो हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगर बात आती है कि सर्वाधिक रजत मुद्राओं का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा रजत मुद्राओं का प्रचलन किया गया था। इसके बाद में अगर बात की जाए तो जो चीनी यात्री थे फाहियान, जो कि इन्हीं के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था, तथा फाहियान ने भारत के विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन किया। इसमें हम कह सकते हैं कि उन्होंने महाभारत का भी अध्ययन किया, और इन्होंने ही अपनी पुस्तक, जो कि चीनी यात्री फाहियान हैं, इन्होंने ही अपनी पुस्तक चांडाल जाति, जो कि मध्य प्रदेश की एक प्रमुख जाति हुआ करती थी उस समय पर, उस जाति के बारे में इन्होंने बताया था। तथा मध्य भारत में उन्होंने बताया था कि उस समय पर ब्राह्मणों का वर्चस्व सबसे अधिक हुआ करता था। अब आगे बढ़ जाते हैं और हम आगे देखते हैं एक बात और, कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है, इनके दरबार में जो मंत्री हुआ करते थे उन्हें नवरत्न कहा जाता था। और इन नवरत्नों में जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है संस्कृत के महाकवि और भारत के शेक्सपियर महाकवि कालिदास जी। इसके बाद में धन्वंतरी, छकपणक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटपर्कर, वरामिहिर और वररुचि, ये नवरत्न थे इनके दरबार में। जिस प्रकार अकबर के दरबार में नवरत्न थे, उसी प्रकार विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न हुआ करते थे। आगे बढ़ जाते हैं और आगे देखते हैं मध्य प्रदेश में गुप्त काल से संबंधित स्थल। तो अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाघ की गुफा जो कि धार में अवस्थित है। अगर बात की जाए कि बाघ की गुफा का संबंध किस धर्म से है, तो बाघ की गुफा का संबंध बौद्ध धर्म से है। अगर इसकी खोज की बात की जाए कि इसकी खोज कब की गई थी, किस समय पर की गई थी, तो इसकी खोज 1818 में डेंगरफील्ड के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तथा इस गुफा के जो चित्र हुआ करते हैं, उनकी तुलना अजंता और एलोरा की गुफाओं से की जाती है। अब जैसा कि हमने पूर्व में भी पढ़ा था कि यहाँ पर कुल गुफाओं की संख्या 9 हुआ करती थी, जिसमें अभी भी 5 गुफाएं ऐसी हैं जिनका अस्तित्व है। और इन 5 गुफाओं के अलग अलग नाम हैं, और हर गुफाओं में अलग अलग चित्रों का चित्रण किया गया है। जिस प्रकार की पहली गुफा, उस गुफा को हम ग्रह गुफा के नाम से जानते थे। गुफा नंबर 2 उसे हम पंच पांडु गुफा के नाम से जानते थे। तीसरी गुफा उसे हम हाथी खाना गुफा के नाम से जानते थे। और चौथी गुफा जिसे हम रंगमहल गुफा, तथा 5वीं और अंतिम गुफा जिसे हम पाठशाला गुफा के नाम से भी जानते थे। आगे बढ़ जाते हैं और अब नंबर आता है मंदसौर अभिलेख का। मंदसौर अभिलेख
मंदसौर अभिलेख संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, जिसमें तात्कालिक सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो जो मंदसौर अभिलेख है उसमें यह बताया गया है कि उस समय पर या गुप्त काल में वहाँ का समाज, वहाँ का धर्म और वहाँ की संस्कृति किस प्रकार हुआ करती थी, इस सब की अगर जानकारी हमें प्राप्त करनी है तो यह हमें मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। यह अभिलेख सम्राट कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल में निर्मित है। इसके अनुसार कुमारगुप्त द्वितीय को मंदसौर में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, जो मंदसौर में सूर्य मंदिर स्थित है, इस मंदसौर अभिलेख के अनुसार उस सूर्य मंदिर का निर्माण गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। आगे बढ़ जाते हैं। और गुप्तकालीन कुछ अन्य मंदिर है जो कि मध्य प्रदेश में है। तो पहले बात की जाए तो तिगवा का कंकाली एवं विष्णु मंदिर, जो कि जबलपुर तथा वर्तमान कटनी जिले में स्थित है। आगे बढ़ जाते हैं। और भुमरा का शिव मंदिर, यह नागौद सतना में स्थित है। नेक्स्ट है खोह शिव मंदिर, जो कि नागौद सतना में ही अवस्थित है। और अगला जो मंदिर है, तो दोस्तों इस प्रकार चंदेल वंश का समापन हुआ। और जो पांचवा मंदिर छूट गया था वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पांचवा मंदिर है वह है पिपरिया का विष्णु मंदिर, जो कि उचेहरा सतना में अवस्थित है। इस प्रकार गुप्त वंश, जिसका संबंध हमारे मध्य प्रदेश से भी रहा है, तो उसका समापन होता है। और अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश के एक प्रमुख वंश चंदेल वंश की ओर। एक मिनट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश का प्रमुख वंश चंदेल वंश। अगर चंदेल वंश की बात की जाए तो चंदेल वंश के संस्थापक जो थे वो थे नन्नुक। अगला पॉइंट है, इसका मूल निवास स्थान छतरपुर जिला था। तो छतरपुर का स्पेशली जो खजुराहो वाला क्षेत्र है वही चंदेल वंश का प्रमुख केंद्र रहा है। अगर राजधानी की बात की जाए तो इनकी राजधानी खजुराहो, जिसे उस समय पर खजूर वाहक के नाम से भी जाना जाता था। आगे बढ़ जाते हैं। और हमारा अगला पॉइंट है, चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक का उत्तराधिकारी वाकपति था। वाकपति, जिन्हें हम वाकपति मुंज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ जाते हैं। वाकपति का पुत्र जय शक्ति या जेजाक हुआ, जिसी के नाम पर चंदेलों का प्रदेश जेजाक भुक्ति कहलाता है, जिसे हम वर्तमान में बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। तो जिसे हम जेजाक भुक्ति के नाम से जानते थे, वह वाकपति मुंज का पुत्र, जिसे उस समय जय शक्ति या जेजाक के नाम से जाना जाता था, उसी के नाम पर उसके पिता के द्वारा उस जगह का नाम जेजाक भुक्ति रखा गया, जो कि वर्तमान समय में बुंदेलखंड के नाम से प्रसिद्ध है। आगे बढ़ जाते हैं। इस वंश में यशोवर्मन ने चतुर्भुज मंदिर और लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। इसमें विष्णु की प्रतिमा स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ जाते हैं। खजुराहो में चंदेलों ने 85 मंदिर बनवाए, जिसमें से वर्तमान समय में 22 मंदिर आज भी सुरक्षित है, जो कि ये मंदिर एक उत्कृष्ट कला का एक उदाहरण है, जो कि देखने योग्य है। आगे बढ़ जाते हैं। और इन मंदिरों को इन्होंने 3 श्रेणियों में बांटा था। अब 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? तो पहली श्रेणी की अगर बात की जाए तो वह थी पूर्वी मंदिर, जिसका संबंध जैन धर्म से था। नेक्स्ट है पश्चिमी मंदिर, और सर्वाधिक मंदिर इसी वर्ग में बांटे हुए हैं। और अगर तीसरी जो वर्ग की बात की जाए तो वह है दक्षिणी मंदिर, जिसमें 2 प्रमुख मंदिर दुल्हा देव और चतुर्भुज मंदिर, यह 2 मंदिर प्रमुख रूप से इसमें शामिल है। आगे बढ़ जाते हैं। और हमारा अगला पॉइंट है, यशोवर्मन का पुत्र व उत्तराधिकारी धंगदेव, जो कि 954 से लेकर 1002 ईस्वी तक रहा, जो कि इस वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ। राजा धंगदेव ने मुस्लिम आक्रमणकारी सुबुक्तगिन के विरुद्ध हिंदू राजा जयपाल की सहायता की। आगे बढ़ जाते हैं। चंदेलों की स्वाधीनता का जन्मदाता धंगदेव को कहा जाता है। अर्थात दोस्तों, वास्तविक रूप से धंगदेव ही है जिन्होंने जो एक स्वतंत्र राजा के रूप में यहाँ पर कार्य करते हुए
नजर आए। आगे बढ़ जाते हैं। 100 वर्षों से भी अधिक आयु के पश्चात धंगदेव ने गंगा यमुना के संगम पर जल समाधि लेकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। आगे बढ़ते हैं और कुछ उपाधियाँ या उपनाम हैं जिनके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर बात की जाए कि बुंदेलखंड की स्वाधीनता का जन्मदाता, तो वह थे महाराजा छत्रसाल, या इन्हें ही बुंदेल केसरी और बुंदेलखंड का शिवाजी के नाम से जाना जाता था। तो अगर प्रश्न बनता है कि बुंदेलखंड केसरी कौन है या किसे कहा जाता है, तो हमारा जवाब होगा महाराजा छत्रसाल। या बुंदेलखंड का शिवाजी पूछा जाए तो भी हमारा जवाब महाराजा छत्रसाल ही होगा। अब जिस प्रकार इन्होंने गंगा यमुना के जिस प्रकार धंगदेव ने गंगा यमुना के संगम पर अपने जीवन लीला समाप्त की, उसी प्रकार इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं जिन्होंने श्रवण बेलगोला में उपवास के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। उपवास के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए क्योंकि इन्होंने जैन धर्म का अनुसरण किया था, और उस जैन धर्म के अनुसार व्यक्ति अपने अंतिम समय में उपवास के द्वारा अपने प्राणों की आहुति देता है। आगे बढ़ जाते हैं। धंगदेव के शासनकाल में खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर तथा विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला पॉइंट है राजा गंडदेव, जो कि 1002 से 1019 ईस्वी तक, जिन्होंने जगदम्बा मंदिर, वैष्णव मंदिर व भगवान सूर्य के चित्रकूट मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये मंदिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जा सकता है कि निम्न मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, या गंडदेव के द्वारा किस किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। गंडदेव ने राजा विद्याधर ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ जाते हैं। सबसे प्राचीन मंदिर अगर बात की जाए खजुराहो में, तो वह है 64 योगिनी मंदिर, और अगर सबसे बड़े मंदिर की बात की जाए तो वह है कंदरिया महादेव का मंदिर। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा जो अगला पॉइंट है वो है परमार्धिदेव या परमाल चंदेल वंश का अंतिम शासक हुआ, जो जिनका समय था 1182 ईस्वी का समय था। महाकवि जगनीक इन्हीं के राज दरबारी कवि थे। इसने परामल रासो नामक पुस्तक लिखी। आगे बढ़ते हैं और परामल के वीर सेनापति आला और उदल, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के खिलाफ अपने खिलाफ युद्ध लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुए। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा चंदेल वंश यहाँ पर समाप्त होता है। जो अगला वंश है हमारा, वह है राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश के बारे में देख लेते हैं। तो राष्ट्रकूट वंश जिसका संस्थापक दंतीदुर्ग हुआ, जिन्होंने 752 ईस्वी के समय पर राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी। आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रकूट वंश की शाखा बैतूल अमरावती क्षेत्र के राज्य करती थी, यानी कि दक्षिणी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में राष्ट्रकूट वंश का शासन हुआ करता था। इस वंश में इंद्र तृतीय ने इंद्रगढ़ अभिलेख, जो कि मंदसौर में स्थित है, जो कि मंदसौर से प्राप्त होता है। मतलब जो इंद्र तृतीय है, इन्होंने जो मंदसौर अभिलेख लिखा या इंद्रगढ़ अभिलेख लिखा, वह मंदसौर में अवस्थित है। आगे बढ़ जाते हैं। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी, या इसे ही पंपा नदी के नाम से जानते हैं, उसमें जल समाधि ले ली थी। तो दोस्तों 3 लोग हो गए हैं जिन्होंने अपने प्राण की आहुतियाँ दी। सबसे पहले अगर धंगदेव की बात की जाए तो इन्होंने गंगा यमुना नदी के संगम स्थल पर अपने प्राणों को त्याग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जाए तो इन्होंने उपवास के द्वारा श्रवण बेलगोला में अपने शरीर को त्याग दिया। और तीसरा व्यक्ति जो कि अमोघ वर्ष हैं, जो कि एक अच्छे राजा की श्रेणी में आते हैं, इन्होंने भी तुंगभद्रा नदी में अपनी जल समाधि लेकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया गया था। अब जो तुंगभद्रा नदी है वह कर्नाटक और तेलंगाना की सीमा पर बहकर कृष्णा नदी में आकर मिल जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदियों में सम्मिलित है। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला पॉइंट है, इस वंश के शासक ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरबी व्यक्ति अल मसूदी भारत आया था, जिसने इंद्र को उस समय का या तात्कालिक समय का सर्वश्रेष्ठ शासक की
संज्ञा से नवाजा या उन्हें सर्वश्रेष्ठ शासक माना। तो दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश में हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित इतने ही फैक्ट मिले हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम मध्य प्रदेश में राजपूत वंशों की शुरुआत करेंगे, तो जिसमें आज हम गुर्जर प्रतिहार वंश और परमार वंश के बारे में देखेंगे। बाकी के जो राजपूत वंश हैं उन्हें हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। अगर इसके संस्थापक की बात की जाए तो नागभट्ट प्रथम, जिन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। दोस्तों, यह गुर्जर प्रतिहार वंश में इस वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम, जिन्हें हरिश्चंद्र का पुत्र के नाम से भी जाना जाता था, इन्होंने इस वंश की स्थापना उज्जैन और उसके उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों में इन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। यह राजपूत वंश थे तथा इसके सबसे प्रतापी शासक मिहिर भोज थे, जिन्होंने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों, अगर बात की जाए कि गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ, तो गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक जो कि मिहिर भोज हुए, जिन्होंने भगवान विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण की थी। हम आगे दोस्तों, अब हम मिहिर भोज के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट है या इनसे संबंधित कुछ प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में हम और डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो मिहिर भोज थे ये भगवान विष्णु के परम भक्त हुआ करते थे और इन्होंने त्रिपक्षी संघर्ष जिसमें दक्षिण भारत का जो राजवंश है राष्ट्रकूट वंश तथा बंगाल का जो वंश है पाल वंश, इस त्रिपक्षी संघर्ष में विजेता रहे हैं और इन्होंने राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम को हराया था तथा इन्होंने इसके बाद में कन्नौज पर अधिकार कर लिया था और इन्होंने एक चांदी का सिक्का या चांदी के मुद्रा चलाई थी, जिसे हम द्रंब के नाम से भी जानते थे। अब आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों और अब हम चलते हैं सीधे परमार वंश की ओर। अब परमार वंश की ओर, तो परमार वंश में देखते हैं कि परमार वंश का जो संस्थापक है वह कौन हुए। तो परमार वंश के जो संस्थापक है वह है कृष्णराज या इन्हीं उपेंद्र राज या सियक के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं, राजधानी उज्जैन जो कि बाद में धार स्थानांतरित कर दी गई थी। तो अब प्रश्न ये बनता है कि उज्जैन से धार ले जाने वाले व्यक्ति कौन हुए। तो उज्जैन से जो व्यक्ति धार लेके गए वो थे सिमुक द्वितीय या बेरी सिंह द्वितीय, दोनों एक ही नाम है दोस्तों। तो सिमुक द्वितीय या बेरी सिंह द्वितीय ही राजधानी को उज्जैन से धार स्थानांतरित किए। परमार नरेश वाकपति मुंज ने धार में मुंज सागर झील की निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, जो चंदेल वंश था वो केवल वाकपति थे और जो परमार वंश है वो वाकपति मुंज थे। तो ये थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर प्रश्न बनता है कि धार में स्थित मुंज सागर झील के निर्माण किसने करवाया था, तो परमार नरेश वाकपति मुंज ने इसका निर्माण करवाया था। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला पॉइंट है, परमार नरेश राजा भोज ने वर्तमान भोजपुर शहर, जिसको कि हम वर्तमान में भोपाल शहर के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना राजा भोज के द्वारा ही करवाई गई थी, जिसमें वहाँ पास में ही भोजपुर नगर है, जिसमें उन्होंने एक विशाल शिव लिंग की स्थापना की और एक शिव मंदिर बनवाया, जो कि हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिव मंदिर है। और अगर इस मंदिर की तुलना की जाए तो इस मंदिर की गुजरात सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ मंदिर से इसकी तुलना की जाती है। आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला पॉइंट है, राजा भोज को कविराज की उपाधि भी प्राप्त थी, क्योंकि ये एक श्रेष्ठ कवि थे और राजा भोज एक श्रेष्ठ चंपू कवि थे। अब चंपू कवि क्या होते हैं दोस्तों, तो चंपू कवि वह जो गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं लिखते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें चंपू कवि कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, राजा भोज ने भोपाल में स्थित भोजताल, जिसे कि हम बड़ा तालाब के नाम से जानते हैं, तथा धार में भोजशाला का निर्माण करवाया। इस भोजशाला में ही उन्होंने सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था और वहाँ पर जो मूर्ति स्थापित है उसे वाग देवी की मूर्ति या सरस्वती देवी की मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो की तुलना
लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है मंदिर लिंगराज मंदिर, उसकी तुलना मध्य प्रदेश के जो खजुराहो में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर है उससे की जाती है। आगे बढ़ जाते हैं। परमार शासक उदयादित्य की रानी शालमाली ने भोपाल में एक सभा मंडल या मंदिर बनवाया था। इस स्थान पर वर्तमान में कुदसिया बेगम मस्जिद है। मतलब दोस्तों कि जो उदयादित्य की पत्नी थी शालमाली, उन्होंने भोपाल में एक सभा मंडल का जो बनवाया था, और वो सभा मंडल बाद में उसको तोड़ फोड़ कर या उसको उसकी जगह पर वहाँ पर एक मंदिर बना दिया गया, जो कि भोपाल की क्या बोलते हैं, महारानी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम बोल सकते हैं कि जो भोपाल पर बेगमों का शासन था, तो उसमें एक प्रमुख बेगम थी कुदसिया बेगम। उन्होंने ही वहाँ पर उस जगह पर कुदसिया बेगम मस्जिद का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ जाते हैं। और देवमल के शासन में इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण कर उज्जैन विदिशा को लूट लिया। तो दोस्तों जो परमार शासक देवमल हुआ करते थे, उन्हीं के समय पर इल्तुतमिश, जो कि दिल्ली सल्तनत का शासक था, गुलाम वंश का शासक था, उसने उज्जैन और विदिशा को लूट लिया। अब अगर अंतिम शासक की बात की जाए तो अंतिम शासक में महाल देव, जो कि यहाँ के अंतिम शासक थे। दोस्तों जो इल्तुतमिश है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसने उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर को भी लूटा था। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और राजा भोज की कुछ रचनाएं हैं। तो राजा भोज के बारे में कहा जाता है कि राजा भोज ने 20 से अधिक संस्कृत ग्रंथ लिखे, और उन ग्रंथों में कुछ 4 या 5 ऐसे प्रमुख ग्रंथ हैं जिनके बारे में कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर ग्रंथ की बात की जाए तो वह है सम्रांगण सूत्र। अब सम्रांगण सूत्र, तो बात ये आ जाती है कि सम्रांगण सूत्र किस विषय पर लिखा गया ग्रंथ है। तो सम्रांगण सूत्र जो कि स्थापत्य कला पर लिखा हुआ ग्रंथ है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं और इनका लिखा प्रसिद्ध दूसरा ग्रंथ है युक्ति कल्प तरु। इसमें वैज्ञानिक यंत्रों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है आयुर्वेद सर्वस्व, जो कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह आयुर्वेद ग्रंथ है, और इनका सबसे प्रसिद्ध और अंतिम जो रचनाएं हैं वह है सरस्वती कंठाभरण, जो कि इनकी प्रमुख रचनाओं में सम्मिलित है। तो दोस्तों इस प्रकार परमार वंश भी समाप्त होता है। अब कुछ और राजपूत वंश बचे हैं जो कि कल के लेक्चर में हम समाप्त कर लेंगे। इसके बाद हम हमारा जो प्राचीन इतिहास है, मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास है, वह समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास, जिसमें दिल्ली सल्तनत से संबंधित जो प्रश्न हैं, तो मुग़लों तक हम उस चीज़ को पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हमारा बार बार आपसे एक ही निवेदन है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जब तक ज़रूरी ना हो अपने घर से ना निकलें, बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज़ करें और मास्क अवश्य रूप से पहनें। और एक बात और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अवश्य करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो मच।